नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम भारतीय संविधान के बारे में बड़ा विस्तार से जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की दो विशेषताएं, संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ा। संघवाद का मतलब ये था कि भारत में जो कार्य हैं और अधिकार हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटे होते हैं। उसी तरह संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, वो अपने सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है। तो बच्चों, अब हम अगली विशेषता पढ़ेंगे, यह है शक्तियों का बंटवारा। अब ये क्या है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसको अलग अलग समझेंगे। विधायिका सबसे पहले पढ़ेंगे। विधायिका, विधायिका क्या होती है? ये हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। हमने ऊपर संसदीय शासन व्यवस्था में ये पढ़ा कि अपने प्रतिनिधि कौन चुनता है? जनता। जनता ने जो प्रतिनिधि चुने वो होते हैं हमारी विधायिका का हिस्सा। ये क्या करते हैं? विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। फिर एक ऐसा ग्रुप होता है जो कानूनों को लागू करता है और शासन चलाने का काम देखते हैं। इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है। और इसके बाद न्यायालय, न्यायपालिका, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका ये देखते हैं कि क्या ये जो विधायिका ने कानून बनाया, क्या ये जनता के हित में है या इसमें किसी के अधिकारों का शोषण तो नहीं हो रहा, और कार्यपालिका ढंग से काम कर रही है या नहीं, तो इनके ऊपर न्यायपालिका का अंकुश होता है। ये तीनों ही शक्तियों का जो बंटवारा किया गया 3 अलग अलग अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर अंकुश भी पैदा करती हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक रखती हैं। तो आप समझ रहे हो कि शक्तियों का बंटवारा कैसे? विधायिका, मैं रिपीट कर रहा हूं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। कार्यपालिका उन कानूनों को एग्जीक्यूट करेगी, मतलब लागू करेगी। और न्यायपालिका नजर रखेगी कि लोगों को न्याय मिले। सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। अगर सभी की शक्तियां एक जैसी होंगी तो क्या करेंगे? ये तो मिलके ऐसा कानून बना देंगे जो इनके हक में होगा, और जनता के हक में अगर नहीं भी होगा तो जनता कहां जाएगी? अब विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखने के लिए न्यायपालिका है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इन तीनों अंकों से क्या होता है? सत्ता का संतुलन बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो समझ आ गया बच्चों, शक्तियों का बंटवारा। बच्चों, हमारे संविधान की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार क्यों? क्योंकि जब हम उपनिवेशिक शासन काल में थे तो सबसे ज्यादा हनन मौलिक अधिकारों का हुआ। तो जब हमने आजाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद अपना संविधान बनाया, तो सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए यह माना गया कि कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए और इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। और यह मौलिक अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के मिलते हैं। जो मौलिक अधिकार समाज के सबसे संपन्न व्यक्ति का होता है, वही मौलिक अधिकार समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का भी होता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा करे। तो संविधान में ऐसा आश्वासन भी दिया गया। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है कि हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब एक तो ये अधिकार सबको मिले, सब
इंसान इसकी दावेदारी करे, मतलब इसको एंजॉय कर सकें। और दूसरा ये था कि जो संस्थाएं कानून बनाती हैं वो इन मौलिक अधिकारों वाले सेक्शन को पढ़ के ही कानून बनाएं कि कहीं कोई कानून बनाते समय, कोई नियम लागू करते समय इस अधिकार का हनन ना हो जाए, तो उनके ऊपर भी एक अंकुश पैदा करे। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। यह भी एक नई चीज आप सीख रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? ये किस लिए जोड़े गए? नीति निर्देशक तत्व की नीतियों को बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए, जो सुझाव दिए गए, निर्देश होते हैं डायरेक्शंस। क्यों दिए गए? ताकि ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये मार्गदर्शक हैं, नीतियां बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता आ गई जिसको अलग से स्थान नहीं दिया गया, परंतु ये मौलिक अधिकार में ही लिखा गया। तो मौलिक अधिकार तो सीधा सुनिश्चित कर दिया ना कि एक आदमी को क्या क्या अधिकार मिले, परंतु नीति निर्देशक तत्व जो लोग कानून बनाएंगे उनके लिए भी नीति निर्देश दे दिए गए कि आप जी इन निर्देशों के आधार पर ही कानून बनाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हमारे संविधान की एक अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। जैसे कुछ एक देश हमारे आसपास ऐसे हैं जो एक धर्म विशेष के अनुयायी हैं और उनके अनुसार ही अपने देश में शासन चलाते हैं, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। इसका मतलब यह था कि आपका जो धर्म है उसका सम्मान किया जाएगा, परंतु देश किसी एक राजकीय धर्म को नहीं अपनाएगा। तो बच्चों, कई बार हम मान लेते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि कोई धर्म नहीं, जबकि यह बात गलत है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सबका अपना अपना धर्म, सब धर्मों का सम्मान, परंतु किसी एक धर्म को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं दी जाएगी। तो बच्चों, ये हमने 5 विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की पढ़ी। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। अब हमने ये जो विशेषताएं पढ़ी, हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात हमने अपने संविधान में जोड़ी, हमने धर्मनिरपेक्षता की बात जोड़ी, हमने संघवाद की बात जोड़ी जिसमें राज्यों और केंद्रों में अधिकार और शक्तियां बांटी गई, हमने शक्तियों के बंटवारे की बात अपने संविधान में जोड़ी, हमने नीति निर्देशक तत्व जोड़े, हमने मौलिक अधिकार जोड़े। ये क्यों जोड़े? क्योंकि हमारा एक इतिहास था, जिस इतिहास में हमने विदेशी लुटेरों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशवाद को झेला था। तो उनसे बचने के लिए आने वाले समय में हमारे लोगों के अधिकारों को हनन ना हो और वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके, तो हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया और उसी के अनुसार अपना संविधान बनाया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देश के इतिहास ने, देश के आदर्शों ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सो बच्चों, ये हम अपने संविधान के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। यहां पे हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।